स्टेप वन की रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा? या तो नेट प्रॉफिट होगा, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान से देखेंगे, इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। स्टेप वन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कह रहे दो सिनेरियो हो सकते हैं, दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक, इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे कि बताया कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है और आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है नेट प्रॉफिट, तो आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि वो नेट प्रॉफिट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो अभी अप्रोप्रिएशन हुई ही नहीं है, तो हमें रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर बैलेंस शीट गिवन है, क्या गिवन है? बैलेंस शीट गिवन है और आपको सरप्लस गिवन है, तो मतलब अप्रोप्रिएशन हो चुकी है। तो ध्यान देंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सिर्फ क्या हुआ होगा, आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारी कैसे होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे होती है। तो हम यहाँ पे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो एक तो हम यहाँ पे जाना चाहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट उन्होंने क्या बोला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है तो आप टैक्स एड बैक कर देंगे, वो तो कोई डाउट नहीं है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं? तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपके आइटम्स लाइक लॉसेस, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से कोई लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं, अब नॉर्मल लॉसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स क्या हो सकते हैं? इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन हो सकते हैं। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स अगर हैं तो वो रिवर्स कर दो, वो रिवर्स कर दो। मतलब सर आपके प्रॉफिट में ना इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूडेड है। क्या इंश्योरेंस क्लेम बिजनेस इनकम है? क्या वो इन्वेस्टिंग है? नहीं। क्या वो फाइनेंसिंग है? नहीं। वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माना जाता है। तो मेरे इसने प्रॉफिट्स को तो बढ़ा दिया, मेरे प्रॉफिट्स में इंक्लूडेड है क्योंकि पैसा आया था और तो कहीं आ नहीं सकता, तो इसमें अदर इनकम में आ रहा होगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो बढ़ाया, बट मुझे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आया वो चाहिए, तो मैं रिवर्स कर दूंगा, तो मैं रिवर्स कर दूंगा। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स माइनस कर दूंगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस, अब ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ड्यू टू अ नेचुरल कैलामिटी, लॉसेस हैं। तो उन लॉसेस ने मेरे प्रॉफिट्स को कम कर दिया होगा, बट क्या वो रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस है? नहीं। तो मैं क्या कर दूंगा, अगर मेरे को निकालना है एक्चुअल ऑपरेटिंग इनकम, तो एड बैक कर दूंगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या ऐड कर देंगे? ऐड क्या कर देंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स डेबिटेड एज एक्सपेंसेस। तो जो आपने लॉसेस माने हैं उनको ऐड बैक कर देंगे, और जो गेन्स हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्रेडिटेड टू इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो माइनस कर देंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो ऐड बैक कर देंगे लॉसेस, माइनस कर देंगे गेन्स। कोई डाउट? नॉन ऑपरेटिंग नहीं है सारे, मैंने बताया ना, बड़े स्पेशल कैटेगरी के। नॉन ऑपरेटिंग नहीं, फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट नॉन ऑपरेटिंग है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत बेसिक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? मतलब इन द सेंस एक्सेप्शनल आइटम्स हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नेचुरल कैलामिटीज, लॉस बाय फायर, लॉस, ये बिजनेस रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग की स्पेशल कैटेगरी होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस। ओके, हम सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिवर्स नहीं कर रहे, अभी आएंगे आगे। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या वो मेरा बिजनेस एक्सपेंस है? बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है ना। तो आएंगे अभी कुछ ऐसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो अलग से केटर करे जाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसके एग्जांपल ही देते ना, एग्जांपल, लॉस ड्यू टू
fire, theft, earthquake, natural calamities, extraordinary items credited. तो extraordinary items credited, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम, क्लियर। अब ध्यान से देखना, तो जो मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोविजन फॉर टैक्स की कहानी सुनाई थी, प्रोविजन फॉर टैक्स की कहानी सुनाई थी, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में हमें दो फिगर दिए होंगे, करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का क्या करते हैं, करंट ईयर का क्या करते हैं, करंट ईयर का जो फिगर है उसको ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि वो करंट ईयर में पे हो पाएगा, इसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया बट अभी पेमेंट नहीं हुई, ऐड बैक कर देंगे, जो पेमेंट हुई है वो माइनस करेंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, अब ध्यान से देखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो कौन सा फिगर आ गया, करंट ईयर, ऐड हो रहा है ना। तो डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, नहीं। रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, अगर कुछ इनकम टैक्स रिफंड आया है, अगर कुछ इनकम टैक्स रिफंड आया है, इनकम टैक्स रिफंड आया मतलब पैसे वापस आए हैं, एक्सेस आपने टैक्स पे किया था, पैसे वापस आए हैं, पैसे वापस आए हैं अदर इनकम में, कहाँ शो करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक ही ऑप्शन है, अदर इनकम में आएगा रिफंड ऑफ टैक्स। क्या वो मेरी बिजनेस इनकम है, तो मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, तो टैक्सेशन अगर ऐसे कुछ इनफ्लोज भी हुए हैं तो उनको माइनस कर देंगे, वो कोई मेरी बिजनेस इनकम नहीं है। तो रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस हो रहा है, कोई डाउट। अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सिर्फ और सिर्फ टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आएंगे, ऐड क्या होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करंट ईयर, और ऐड होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, माइनस क्या होगा, रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स इनकम्स क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। बट नॉर्मली आपको सरप्लस गिवन होगा, नॉर्मली आपको सरप्लस गिवन होगा कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के साथ बैलेंस शीट भी गिवन होगी, तो अगर बैलेंस शीट भी गिवन है तो आपको ओवरऑल सरप्लस गिवन है, बट सर अगर वही गिवन है तो डायरेक्टली वहां से कर लेना, नहीं, प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है वो। अगर बैलेंस शीट गिवन है तो सरप्लस स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, एक होता ना कि सर दोनों गिवन है तो ये शॉर्टर रूट है तो यहीं से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है वो। तो अगर आपके पास पीएटी और सरप्लस दोनों गिवन है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस लेंगे। तो अगर सरप्लस है तो अब अलग बस क्या होना है, ये तो होगा ही होगा, ये तो होंगे ही होंगे, एडिशनल चीजें बस बची क्या, अप्रोप्रिएशंस, अप्रोप्रिएशंस, उसमें क्या आएगा आपका, जनरल रिजर्व आ जाएगा और डिविडेंड आ जाएगा, जनरल रिजर्व आ जाएगा और डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड दोनों, एनुअल डिविडेंड भी और इंटरिम डिविडेंड भी। तो ध्यान से देखेंगे, मजेदार है। if starting point is surplus, if starting point is surplus, अगर स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस है तो क्या होगा, सरप्लस स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस, मतलब आपको कैसे गिवन होगा, ध्यान से देखेंगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कौन सा हेड होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बैलेंस शीट में कौन सा हेड होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 2021 22 23 21 22, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे लिखा होगा, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है ये, सरप्लस। तो हर एक आइटम को रीड करने का तरीका अलग होता है, इसका मतलब होता है, दिस मीन्स दैट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L was rupees 7,50,000 and the closing balance is rupees 10 lakhs. The difference represents current year profits.
that are transferred to reserves. करंट ईयर एडिशन कितनी हुई? तो एक होता है ना कि 10 लाख करंट ईयर का है, 750 प्रीवियस, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं ना कि 10 लाख करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या था, वो 10 का 10 करंट ईयर का फिगर था, और प्रीवियस ईयर 750 पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर। कुछ होते हैं वो कैरी अक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो अगर ये हैं क्या आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का मतलब होता है आज तक के टोटल 10 लाख है। तो जब साल शुरू हुआ तब तक टोटल 750 थे, तो इस साल एडिशन कितनी हुई? 250। तो वो है सरप्लस करंट ईयर का। समझ आया ना डिफरेंस? तो ये द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ध्यान देंगे। समझ आ गया ना? फिर उसके बाद ऐड होगा डिविडेंड। अब ध्यान से देखना, ऐड हुआ आपका फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड दो होते हैं। कौन से दो होते हैं? प्रपोज डिविडेंड के दो बैलेंसेस गिवन हो सकते हैं। कौन से दो बैलेंसेस गिवन हो सकते हैं? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। कौन सा यहाँ पे ऐड हो रहा है, करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? रॉन्ग, करंट ईयर को तो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, करंट ईयर डिविडेंड को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। यहाँ पे कौन सा ऐड हो रहा होता है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, ध्यान देंगे, ये सारी बातें आपको बताई हैं। डिविडेंड फाइनल और प्रपोज्ड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल कौन सा पे हो रहा होगा? प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का तो पे ही नहीं हो सकता। करंट ईयर है 31 मार्च 2023, उसका अप्रूवल तो बाद में आया होगा, यस और नो? तो वो 31 मार्च 23 तक पे नहीं हुआ होगा। तो जो पेड ड्यूरिंग द ईयर होता है वो कौन सा होता है? प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके, ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि पे तो हो गया, तो सर पैसे गए हैं, कैश बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, ऐड बैक क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्या है ऐड बैक होने का रीजन? क्या है? इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और मेरे पास पड़े हुए 50 लाख रुपए, कह रहे ये सब कुछ करने के बाद है, मैंने ना 5 लाख का डिविडेंड भी पे किया था। कह रहे अच्छा डिविडेंड, डिविडेंड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, मुझे ये चेक करना है कि ऑपरेशन से कितना आया। फिर इसको ऐड बैक कर दो, 50 + 5 55 लाख आया होगा ऑपरेशन से, अगर सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है तो। तो डिविडेंड क्या होगा? ऐड बैक हो जाएगा। डिविडेंड क्या होगा? ऐड बैक हो जाएगा। कोई डाउट? तो क्यों ऐड हुआ? कहाँ लिखो? चलो दोनों ही सेम रीजन है। क्यों ऐड हुआ? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो यहाँ पे रिवर्स हो रहे हैं, ऐड बैक होके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे एज एन आउटफ्लो पेमेंट। तो इंटरिम डिविडेंड भी पे तो हो गया, मेरे प्रॉफिट्स में से क्रिएट हुआ होगा, यूज हो गए पैसे, बट ये क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, फाइनेंसिंग है, ऐड बैक कर देंगे। कोई डाउट? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो प्रपोज डिविडेंड आपको दे रखे होंगे दो बैलेंस, प्रीवियस ईयर वाला है ये। इंटरिम डिविडेंड एक ही वैल्यू गिवन होती है, वही ऐड हो जाएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ध्यान से देखेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स कैसे गिवन होता है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं, वो फाइनेंस कॉस्ट में आता है, वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो अलग है, उसको अलग से डील करेंगे। यहाँ पे क्या आ रहे हैं? अप्रोप्रिएशंस। ध्यान से देखेंगे, सर वो जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका क्या, वो तो यहाँ पे आया होगा ना। अप्रोप्रिएशंस अलग है, अभी हम किसको डील कर रहे हैं? अप्रोप्रिएशंस को। ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसको भी ट्रीट करेंगे, अभी इसकी बारी आई नहीं है। ये देखो, अगर मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, तो अभी तो आप यहां पहुंचना चाहते हैं, इंटरेस्ट तो उसके बाद डील होगा,
अभी तो आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो है नहीं, आएगी उसकी बारी, बाद में आएगी, आएगी उसकी बारी बाद में, ध्यान से देखेंगे। तो ट्रांसफर टू रिजर्व में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ध्यान से देखेंगे। हमें कैसे पता चलेगा सर इसमें ट्रांसफर हुआ है? तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या गिवन होगा? जनरल रिजर्व 2022-23, 2021-22। तो अगर यहाँ पे 40,000 है और स्टार्टिंग 10,000 था, इट मीन्स ₹30,000 have been transferred to general reserve in the current year, इन द करेंट ईयर। जब साल शुरू हुआ तो हमारे पास पहले से रिजर्व में कितने थे? 10,000। जब साल एंड हुआ तो 40,000 थे। तो इसका मतलब 30,000 हमने ट्रांसफर करे हैं रिजर्व्स में। अब रिजर्व्स में से ट्रांसफर करे हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है ट्रांसफर करने की, बता सकते हैं आप? परी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल रिजर्व। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका आ रहा था बैलेंस सरप्लस, उसमें से कुछ पैसे आपने ट्रांसफर कर दिए जनरल रिजर्व में। तो ये अप्रोप्रिएशन होती हैं, कहाँ पे? रिजर्व एंड सरप्लस में ही शो करते हैं, बैलेंस में से माइनस और होता है। ट्रांसफर एंट्री है ये। क्या इसमें कैश इन्वॉल्व है? इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, बैलेंस को तो रिड्यूस कर दिया ना। मेरे पास बैलेंस था 10 लाख रुपए, मैंने अगर 30,000 रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो अब 970 तो बचेगा। तो इसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस कर दिया, बट कोई पैसे यूज नहीं हुए, तो ये पैसे तो मेरे पास ही पड़े हुए हैं। तो इसलिए ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है जो भी हमने ट्रांसफर किया हो। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और इंटरेस्ट दो बिल्कुल अलग चीज है। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि रिडेम्पशन के लिए हमें क्रिएट करना होता है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, अगर रिजर्व आ रहा है, बड़ा है अगर रिजर्व, तो एड बैक हो जाएगा, क्योंकि उसने मेरे प्रॉफिट्स को तो रिड्यूस करा है, कैश इन्वॉल्व नहीं होती। बाकी एग्जैक्टली सेम है जो हम ऊपर हमने एड बैक किए थे, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस। तो इनका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। तो ये दोनों भी सेम एज अबव। कोई डाउट? तो हमें नॉर्मली क्या गिवन होगा? सरप्लस। तो ये हमें पूरा वाला आना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ये जो स्टेप 1 है, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट भी दिखा सकते हैं, बट मोर कॉमनली ये वर्किंग नोट की तरह शो होता है। वर्किंग तो दिखानी पड़ेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाहर, एज अ वर्किंग नोट। द वर्किंग ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज मे बी गिवन बाय वे ऑफ अ वर्किंग नोट। बात समझ आई? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में आपने जो कैलकुलेट करा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ध्यान से देखेंगे आपके रेफरेंस के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनानी शुरू करते हैं तो पहला पॉइंट ही क्या आता है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एज पर वर्किंग नोट। तो मतलब वर्किंग नोट में आपने वो पूरा स्टेप 1 कैलकुलेट करा, फिर यहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट बना। मे बी, बट बेटर है कि वही करें। समझ आई बात? तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सुना? स्टेप 1, मतलब पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग में निकलना है, इन्वेस्टिंग में निकलना है, फाइनेंसिंग में निकलना है। अभी ऑपरेटिंग में आपको बताया था कि ऑपरेटिंग में पहले निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, अभी वो डिस्कस हुआ है। तो बेसिकली अगर समराइज करना चाहूं तो नेट प्रॉफिट में एड बैक हो रहे हैं टैक्सेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स
और अप्रोप्रिएशंस, मतलब रिवर्सल्स हैं तीन चीजों के, टैक्सेस, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स और अप्रोप्रिएशंस। आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम।